क्लास 10th मैथमेटिक्स सैंपल पेपर 2024 का आज हम सेट सी रहे हैं। सेक्शन ए में उस 1 to 20 जो हमारे पास क्वेश्चन 1 मार्क्स के, ठीक है। और पहला क्वेश्चन यहाँ दिया है, वह न्यूनतम संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य है। द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। अब 1 to 10 संख्याएं कौन कौन? 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब इनमें हम क्या करते हैं, जो प्राइम नंबर्स हैं उनको पहले अलग निकाल लेते हैं। देखो, है, 5 है, 7 है, बाहर निकाल लिया, 5, 7। अब हमारे पास रह गए 4। अब 4 का फैक्टर क्या होगा? अगर हम 4 के फैक्टर बनाएंगे 2, इनमें से एक 2 यहाँ पे हमारे पास आ गया है, 2 हम ले लेना है, ठीक है। अब 6 के फैक्टर क्या है? 2 इंटू 3, ये 2 भी आ चुका, 3 भी आ चुका है, ठीक है ना। हमने वन टाइम ही लेना होता है। और फिर 8, 8 के फैक्टर क्या है? 2 आ चुके, 1 और 2, एक हमने यहाँ, ठीक है। और इसी तरह से आप यहाँ 9 के फैक्टर देख लीजिए, क्या होंगे? 3 इंटू 3, एक 3 वहाँ आ चुका है, एक 3 हम और यूज, ठीक। 10 के फैक्टर क्या होते हैं? 5, हाँ आ चुका, और 5 भी आ चुका। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास आंसर 6, 6 पंजे का दी 3, 21, 21, 42, 42 दूनी 84, कर लीजिए 8, 4 3 12 का 2 हंसी लगा 1, 24, 25 सर, यानी कि हमारे पास ऑप्शन डी आएगा 25, 30। अगर आपको ये तरीका अगर समझ ना आ रहा हो तो आप इसका एलसीएम निकाल सकते हो। एलसीएम निकाल के भी आपके पास आंसर 4520 आएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए पी एक अभाज्य संख्या है तो इस खंडों का योग है। लेट पी बी अ प्राइम नंबर देन द सम ऑफ इट्स फैक्टर इज। अब मान लीजिए कोई आप प्राइम नंबर कोई भी ले लीजिए, 2 है प्राइम नंबर, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है। अब 17 ले लेता हूँ मैं। 17 है, अगर मैं 17 के ऑल फैक्टर्स बनाना चाहूँ, जैसे हम सीखते तो क्या सीखते? 1 इंटू 17। अगर 1 इंटू 17 करूंगा सम कितना जाएगा? 18। तो 17 से एक अधिक। अगर मैं 2 के फैक्टर बनाना चाहूंगा, क्या होगा? 1 इंटू, है ना। और अगर 1 और 2 प्लस करूंगा, क्या होगा? 3, यानी कि एक अधिक संख्या होगी उससे एक अधिक, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही आंसर होगा। p+1 है के गुणनखंडों का। नंबर थर्ड देखिए, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्र जमा 3x जमा के का एक शून्य है तो के का मान है। इफ वन जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस के इज 2, देन द वैल्यू ऑफ के इज। अब आपने क्या करना, 2 को अंदर पुट कर दीजिए। जैसे हमने 2 पुट किया x की जगह, का स्क्र प्लस 3 इंटू प्लस के इक्वल टू रख लेना आपने। का स्क्र कितना हो जाएगा? 4 जाएगा, 6 प्लस के इज इक्वल टू जी, यानी कि 10 प्लस के बराबर जी। के बराबर किसके आ जाएगा? -10 के। ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ सही अंतर में, ठीक है। अगला देखिए, उन्होंने कहा यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के एक्स स्क्र -2x प्लस 3k के मूल हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा बीटा हो, ऐसी स्थिति में k की वैल्यू क्या होगी? इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एक्स स्क्र -2k, देन इफ x प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा हो तो k की वैल्यू क्या हो? अब आपने क्या ध्यान रखना, अल्फा प्लस बीटा बोला इन्होंने और अल्फा बीटा बोला। अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a, और अल्फा बीटा मतलब अपॉन ए, सम ऑफ प्रोडक्ट हो गया। और ये सॉरी सम ऑफ और ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ। अगर हम इस कट कर दें, हमारे पास क्या आएगा? -b। अब -b में हमें क्या लेना है? b कितना है हमारे पास? -2 के आगे माइनस लगा दिया हमने। और c कितना है हमारे पास? d के, ठीक है। अगर हम इसको वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? a विल बी इक्वल टू, पहले तो इसको प्लस कर लेते हैं,
इक्वल टू के और के इज इक्वल टू आ जाएगा अपॉन 3। ये किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास? अपॉन 3। ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखिए, यदि एल एम एन ए पी में है तो एल क्यूब प्लस एम क्यूब माइनस 8 एन क्यूब बराबर है। इफ एल एम एन आर इन ए पी देन एल क्यूब प्लस एम क्यूब माइनस 8 एन क्यूब के बराबर होगा। ठीक है, आपने करना क्या है, यहाँ करना है ए हमारे पास ए टू माइनस ए वन और ए थ्री माइनस ए टू। अब ए टू कितना है हमारे पास एम, माइनस ए वन कितना है एल, इक्वल टू ए थ्री कितना है एन और ए टू कितना है एम। आप m को जो है लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा m प्लस एम, और n यही रहा, l को आपने राइट साइड में शिफ्ट कर लिया तो क्या होगा m इज n प्लस एल। अब यहाँ पे हमें क्यूब में चाहिए, हम तो क्या करते हैं कर लेते हैं दोनों साइड, यहाँ पे भी क्यूब, यहाँ पे भी। अगर 8m का क्यूब क्या हो जाएगा, 8m क्यूब इक्वल टू n क्यूब प्लस l क्यूब प्लस 3nl n प्लस l। ठीक है, 8m क्यूब इक्वल टू n क्यूब प्लस l क्यूब प्लस nl, और n प्लस l जो है वो किसके बराबर है m के। हमारे पास क्या हो जाएगा देखिए, n क्यूब प्लस l क्यूब प्लस 6 n m l, और ये आ जाएगा हमारे पास 8m क्यूब। ठीक है, अब हमने क्या करना, इसको कर देते हैं n क्यूब प्लस l क्यूब माइनस 8m क्यूब ले जाएंगे तो क्या होगा 6 n m l। हमारे पास आंसर आ गया, ऑप्शन यहाँ सही आंसर। ठीक है, और 6 देखिए, एक्स अक्ष से -1 और 7 की है। अब एक्स एक्स अक्ष से कैसे दूरी निकालेंगे, देखिए एक्स अक्ष पर y0, एक्स अक्ष पर y0 -1 और 7। अब एक्स अक्ष देखिए, आप इसको अगर ऐसे भी समझना चाहें, ये x है और ये x डैश है। ठीक, हमने पॉइंट कहाँ लिया, -1 और ये 7। अब एक्स अक्ष से कितनी दूरी, 7 की। बस, अब अपने यहाँ ध्यान रखना है, ये एक्स अक्ष दिया हुआ है, ये हमारे पास कितनी दूरी आएगी 7 यूनिट, है ना। नंबर 7 देखिए, यदि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डी ई एफ के समरूप है, ए बी इज इक्वल और बी 8 सेंटीमीटर, ई एफ बराबर है। इफ ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू, यहाँ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू डी ई एफ एफ, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू डी ई और बी सी का हुआ है 8 सेंटीमीटर। अगर देखिए ए बी इज इक्वल टू और बी सी के बराबर होगा ई एफ के। ठीक है, बी हमें ई एफ निकालना है तो बिल्कुल सा है 8 सेंटीमीटर, है ना। ये इसके बराबर है तो ये सेकंड वाली इसके बराबर हो जाएगी। फिर रिदम में लिखते हैं इसको। एट्थ क्वेश्चन देखिए, दिए गए चित्र में ए बी पर केंद्रित वृत्त की एक स्पर्श रेखा है, यदि ओ ए 6 सेंटीमीटर और एंगल ए बी 30 हो, क्या होगी। इन गिवन फिगर ए बी इज द टेंजेंट टू अ सर्कल सेंटर्ड एट ओ। इफ ओ इज 6 सेंटीमीटर, एंगल दिया हुआ है हमें 30 डिग्री, तो निकालना क्या रेडियस यानी कि ओ निकालना है। तो अपने यहाँ क्या ध्यान रखना, ये 90 डिग्री। ठीक, ये सिंपल आपने एक ट्रायंगल अलग से बना, हमने ओ भी फाइंड आउट कर ए कि स्पर्श बिंदु से केंद्र से स्पर्श बिंदु की जाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये 90 डिग्री होती है। ठीक, ये हमें 30 दिया हुआ है। ठीक, और हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर इन्होंने ए 6 सेंटीमीटर। ठीक, हमें निकालना क्या है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, तो आपने क्या ध्यान रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर
हर चांदी। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के लिए हमारे पास क्या आ गया, साइन, यानी कि साइन 30 किसके बराबर आ गया, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन 30 वन। परपेंडिकुलर ओ भी है, वो हमें फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज आप 6, हमारे पास कितना आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही आंसर। एक वृत्त एक स्पर्श रेखा इससे डैश बिंदु है, अ टेंजेंट टू इंटरसेक्ट इन डैश पॉइंट, किसी पॉइंट पे नहीं करेगी, जीरो में किसी पॉइंट पे नहीं करती, क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती, आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, टच करती है, आप यहाँ पे ध्यान रखना है इस चीज का, कभी भी ये इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ये इसको टच करेगी, ठीक है ना, जहाँ शून्य होगा किसी बिंदु पे वो इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अगला देखिए, 2 tan² 45 अपॉन 1 + tan² 45 की वैल्यू क्या होगी, tan 45 की वैल्यू 1 और 1 + 1, यहाँ अगर स्क्वायर करेंगे तब भी 1 ही रहेगा, क्या आ जाएगी हमारे पास, ए के सेकेंड के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त नाम है। अब कॉस ए सेकेंड के लिए तो है ही नहीं, सेकेंड के लिए क्या होता है, ये है एब्रीविएशन इसकी, है ना, ये कॉस का नहीं है, इसलिए ये गलत है, ठीक हो गया। अगला देखिए, कॉस ए ऑन 5 है, 4/5 है, तो 2 प्लस टेन स्क्वेयर ए का मान क्या होगा, बट पहले 10 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना, अभी हमने बताया था कॉस किसके बराबर होता है, बटा हाइपोटेन्यूज, यानी कि ये बेस है हाइपोटेन्यूज। अब हमें यहाँ परपेंडिकुलर निकालना होगा, ठीक, अगर हम परपेंडिकुलर निकालना चाहें बीसी, कैसे निकाल लेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर, यानी कि 25 माइनस 3, क्या आ जाएगा 9, और 9 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, हमने tan निकालना है, तो tan किसके बराबर होगा, tan ए परपेंडिकुलर बटा बेस, यानी कि 3/4, ठीक है ना, और यहाँ पर हम के लिए 2 + 3/स्क्वायर आ जाएगा, ये +9 कट कर दीजिए 8, अब इसको 8 दूनी 16, 16 25 आ जाएगा हमारे पास 25/8, आंसर आ जाएगा ये 8, टेंजेंट की वैल्यू निकाल के आपने यहाँ पुट कर, यदि एक वृत्ताकार चांदे की परिधि 72 सेंटीमीटर है, अब चांदा कैसा होगा, आकार का, है ना, और पाई की वैल्यू 22/7 है, तो चांदे का व्यास क्या है, द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल सर्कुलर फैक्टर इज 72 सेंटीमीटर, अगर हम इसको देखिए आर मान लें रेडियस को, कितना हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, और परिधि कैसे निकालते हैं हम, पाई आर, अर्धवृत्त क्या होगी, आर यानी कि 2 हट जाएगा, प्लस आर, ये जो इसका डायमीटर होगा, ठीक है, इज इक्वल टू किसके, इसके 72 के, क्या आ गया 22/7 प्लस आर प्लस आर 72, ना कर लेते हैं, 7 दूनी 14, 22 आर जमा R/7 72, अगर आगे सॉल्व करेंगे इसको, हमारे पास कितना आ जाएगा 36R/7 बराबर 72, आर बराबर किसका आ जाएगा 72, 7 काटेंगे आ जाएगा हमारे पास 14, अब R14 आ गया हमारे पास, हमने तो डायमीटर निकालना है, डायमीटर कितना आएगा 2 बराबर आ जाएगा वो 28 से, 28 सेंटीमीटर, यानी नंबर 14 देखिए, यदि R त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का कोण थीटा है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपने क्या ध्यान रखना, πr² होता है, उसके आगे थीटा बटा 8 लगा, अगर आपको इसी तरह से आपकी लंबाई पूछी जाए तो πr जो है वृत्त की परिधि होती है, उसके आगे थीटा अपॉन
हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाएगा, बटा 360 पाई आर स्क्वायर है हमारे पास ऑप्शन। ठीक है, नंबर 15 देखिए, यदि एक ही आधार या आर के अर्ध गोलार्धों के आधारों के अनुदिश एक साथ जोड़ा जाता है, नए ठोस वक्र पृष्ठीय क्षेत्र है। If solids hemispheres of the same base radius r are joined together along their base, then the curved surface area of is, पजल होने की जरूरत। अब दो अर्धगोले हैं, अब दो अर्धगोलों का तो पूरा गोला बन गया, पूरे गोले का कितना होता है पाई आर स्क्वायर। बस सिंपल सा है, आपको वैसे ही उलझाने का प्रयास किया है, अर्धगोले ही लिए उनको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित बंटन के लिए माध्य वर्ग और बहुलक वर्ग की ली सीमाओं का योग है, डिस्ट्रीब्यूट है इनकी पर जो लिमिट्स हैं का योग क्या होगा। अब बहुलक वर्ग कौन सा है, पहले आपने ये सबसे बड़ी ये है, यानी कि इसकी निम्न सीमा क्या है 15। ठीक, और माध्य वर्ग कैसे निकाल लेंगे, देखिए चेंज करके क्वेश्चन आते हैं। 10 10 और 15 25, 25 12 37, 37 57, 57 66, 66 का आधा होगा 33 को मध्य वर्ग सीमा 10 से 15 मिल जाए, तक की 15 होगी और 10 होगी, क्या आ जाएगा इनका। क्या आपको थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन इन प्रकार के। अगले में देखिए, बारंबारता बंटन के लिए माध्य बहुलक और माध्यक किस संबंध से जुड़े हैं, फॉर द फ्रीक्वेंसी एंड मोड आर कनेक्टेड बाय विच रिलेशन, आपने रिलेशन बताना है। और रिलेशन सबसे बेस्ट यहाँ पे देने का तरीका क्या है, बहुलक जो है 3 माध्य माइनस 2 माध्य के बराबर होता है, यानी कि आपके पास आएगा मॉड इज इक्वल मीडियन माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसी घटना किसी की प्रायिकता नहीं हो सकती, 1/3.1% या 17। अब देखिए, ये भी एक से कम है, ये भी एक से कम है, ये भी एक से कम है, 3% का मतलब 300, और ये एक से ज्यादा है। हमने यहाँ पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एन इवेंट, यहाँ पर सही आंसर होगा 17/3 का आंसर नहीं होगा किसी प्रायिकता की। ठीक है, अगले में देखिए, 11 और 17 का HCF 1 है, क्योंकि 11 और 17 दोनों ही प्राइम नंबर है, इनका HCF 1 होगा। P एंड Q अभाज्य हैं तो HCF 1 होता है। HCF ऑफ 11 एंड 17 1। अब आपने क्या ध्यान रखना, अगर दो प्राइम नंबर्स हो तो HCF 1 होता है। हम ऑप्शन ए करते हैं, ए में क्या आएगा, दोनों कथन सत्य हैं, कथन और तर्क सत्य हैं, और तर्क अभिकथन व्याख्या। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अभिकथन AY का मान 6 है, का मान कितना है 6 है, के लिए बिंदु -3 और 10 और 4 के बीच 10 है। अब यहाँ देखते हैं, निकाल लेते हैं पहले, y का मान ये दिया, वैसे 10 में से 8, 8 का स्क्वायर जमा a में से -3 का 68 80। अब 5 ये दूरी बता रहे 10, गलत हो गया, है ना। ये हमारा अभिकथन जो है गलत है। जब भी अभिकथन गलत, हमने अगला देख हमें जरूरत पड़ती, अभिकथन गलत है, एक ही ऑप्शन का ऑप्शन। ठीक है, फिर हमें आगे कुछ कैलकुलेट यहाँ नहीं करना, ये हमारा यहाँ सेक्शन ए जो है कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन बी में जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, अंक के 5 प्रश्न, यानी कि 10 मार्क्स का सेक्शन है। आपको फिर एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको स्टेप वाइज मार्क्स मिलने हैं, इसलिए आपको जितना क्वेश्चन आता है उतना आप इसके
देखिए, यदि समीकरण युग्म 3x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0 और 2x माइनस 2y माइनस k बराबर 0 का कोई हल नहीं है, k का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज नो सॉल्यूशन। दोस्तों, नो सॉल्यूशन कब होते हैं? व्हेन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और अगर आप इतना काम भी करते हो तब भी टीचर आपको कुछ ना कुछ यहाँ मार्क्स देंगे। ये आपने विशेष ध्यान रखना है क्योंकि स्टेप वाइज मार्क्स आपको मिलने हैं। अब आप देखिए a1 यहाँ कितना है? a1 हमारे पास 3 है, b1 हमारे पास -1 है और c1 हमारे पास -5 है। और a2 हमारे पास कितना है? देखिए 6, b2 है -2 और c2 है -8। हम यहाँ पर लास्ट के 2 पोर्शन उठा लेते हैं, b1 अपॉन b नॉट इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए b1 हमारे पास कितना है? -1 और b2 कितना है? -2 नॉट इक्वल टू c1 हमारे पास कितना है? -5 और c है -k। क्या अगर मैं इस माइनस से इस माइनस को यहाँ डिलीट कर दूं, मेरे पास क्या आ जाएगा? k इज, ठीक है। अथवा में दूसरा प्रश्न है, एक त्रिभुज के कोण x और y और 40 हैं, तो कोणों x और y के बीच अंतर 30 डिग्री है, x y ज्ञात कीजिए। द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर x y एंड 40। द डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स x एंड y इज 30। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हम यहाँ क्या करते हैं, इन्होंने पहले क्या बोला हमें कि x प्लस वाई प्लस 40, ये ट्रायंगल के 3 एंगल हैं, का सम कितना होता है? 180। यहाँ आपने लिख लेना सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। और हमारे पास देखिए x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180 माइनस 40 और x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 140। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में उन्होंने क्या बोला? इन दोनों का डिफरेंस, यहाँ प्लस है सॉरी, इन दोनों का डिफरेंस x माइनस वाई वो कितना है? 30। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे, y से y कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2x बराबर 170। क्या x बराबर कितना आ गया? 170 और x बराबर आ जाएगा 170/2 और कट करके क्या आ जाएगा? ये 80, ठीक है। के बाद आप देखेंगे आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 140 दिया। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 85 पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा? y बराबर 140 और 140 माइनस 85, y की वैल्यू आ जाएगी 5। 13 में से 8 गए 5, ठीक है, 55 डिग्री। अब आप इसको आंसर को अपने चेक भी कर सकते हो, दोनों का डिफरेंस 30 है, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, यही आपने पूछा था, दोनों का डिफरेंस 30 है और तीनों को प्लस करके हमारे पास 180 आ रहा है। तो इसलिए हमारे पास आंसर x की वैल्यू कितनी आ गई? 80 और y की वैल्यू आ जाएगी 55। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज ABC की का BC पर D इस प्रकार है कि एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC IACA स्क्वायर इज इक्वल टू C इंटू CD। D is the point of the side B of a triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC. So that A square equal to C। आपने ध्यान रखना है, इसमें भी आपको मार्क्स जो हैं उस हिसाब से मिलते हैं, तो जितना आपको क्वेश्चन आता है उतना आपने जरूर। अब यहाँ पर बिंदु हमें ए दिया है, ये बी है और ये सी है, पर कोई भी। अब ए डी सी मैं 1 ले लेता हूँ, बोल दिया हुआ है बी ए इसके इक्वल दिया। क्या सब, तो सबसे पहले क्या है मेरे पास यहाँ? 1, यानी कि क्या है वो लिख लेते हैं, एंगल 1 इज इक्वल और
में क्या आ जाएगा, सिद्ध करना है। आपने ये यहीं से लिखना होता है, इसके आपको मार्क्स मिलेंगे। सी ए स्क्वेयर इक्वल टू, ठीक है। और में क्या आ जाएगा आपके पास, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखे, बस इतना ध्यान रखना है। प्रमाण में क्या आ जाएगा, हम ट्रायंगल, कोई बड़ी ट्रायंगल है यानी कि ए बी सी की, और ट्रायंगल जो दूसरी ट्रायंगल हमें दी है डी ए सी की बात करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है, ठीक है। अब ए बी सी, अब ए बी सी और वो डी ए सी है, उसमें एंगल सी हमारे पास कॉमन हो जाए, हम साझा को हैं, ये कॉमन हो जाएगा। जब ये कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल डी ए। अब मैं अगर यहाँ ट्रायंगल्स ऐसे छोटी सी बना दूं तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए ए बी सी ट्रायंगल को मैंने इसी तरह ही बनाना है, का नाम है डी। बस जब ये सिमिलर हो जाएंगी एंगल एंगल क्राइटेरिया से, तो हमने क्या करना, उनके कॉरस्पॉन्डिंग भाग जो है वो सेम रेशो में हो। क्या करना, देखिए सी ए, सॉरी बी ए अपॉन डी ए, और इधर से सी बी नीचे वाली है बेस में है जो, अपॉन सी ए, और साइड में ए अपॉन, इस वाले को मैं यहाँ से हूँ क्योंकि इतना प्रूव करना है के अकॉर्डिंग मैं इसको, ठीक है। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये सी ए का स्क्वायर इंटू सी डी, ठीक है। आपको जो ये रफ काम है ये समझाने के लिए मैंने बताया है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार किस भुजा के कौन सी भुजा अंडर में रखनी पड़े, ठीक है ना। यही हमने यहाँ करना था, हेंस ये हमारे पास ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो 30वां क्वेश्चन देखिए, केंद्र ओ वाले वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं पी क्यू और पी आर खींची जाती हैं। सिद्ध कीजिए कि क्यू ओ आर पी एक चक्रीय चतुर्भुज है। टू टेंजेंट्स पी क्यू एंड पी आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, दैट क्यू ओ आर पी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए हमारे पास इस प्रकार यहाँ पी क्यू और पी आर, ये पी एक्सटर्नल पॉइंट है, ये पी क्यू और पी आर टेंजेंट्स हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले E1 यानी कि दिया है, क्या दिया है, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ठीक है। ये इसकी स्पर्श रेखाएं हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्यू एंड पी आर स्पर्श रेखाएं हैं। और में क्या आ जाएगा, सिद्ध क्या करना है हमें, क्यू आर पी एक चक्रीय चतुर्भुज। अब देखिए प्रूफ में हम क्या करेंगे, तो हम ये एंगल्स के डिफरेंट डिफरेंट चार एंगल्स हैं के नाम लिख लेते हैं, पहले एक, तीन और चार। अब आपने क्या ध्यान रखना, क्यू परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू की रेस से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, और ओ आर परपेंडिकुलर पी आर, ठीक है। ये दोनों परपेंडिकुलर है, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो क्या हो जाएगा, ये 90 90 की हो गया हमारे पास, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 360, ठीक है ना। चतुर्भुज होती है उसके चारों कोणों का जोड़ 360 होता है, 90 प्लस 90
एंगल 3 + 4 360। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल 3 + 4 360 -90 यानी कि एंगल 3 + 4 हमारे पास 180 आ जाए। जब ये भी 180 आ गया, ऊपर भी हमारे पास 180 है, मैं यहाँ एंगल 1 एंड 2 भी लिख लेता हूँ, और एंगल 1 एंड 2 का सम वो भी हमारे पास 180 है। अब किसी भी चतुर्भुज में अगर दो आमने सामने के दो कोण का जोड़ 180 हो, चक्रीय चतुर्भुज है। इसलिए क्यू आर पी एक चक्रीय चतुर्भुज लिख सकते हैं हम। हैंस क्यू आर पी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इतना ही यहाँ हमने करना था। ये क्वेश्चन यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कॉट थीटा 7/8 तब 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का क्या वैल्यू। और थीटा हमें 7/8 दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा, 1 - sin स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले में 1 - cos स्क्वायर थीटा। 1 - sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर थीटा के, और 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, sin स्क्वायर थीटा के। अगर मैं इसको दो कन्वर्ट कर लूं तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये किसके बराबर हो जाएगा, स्क्वायर थीटा के, ठीक है ना। और कॉट थीटा की वैल्यू मुझे 7/8 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6/64। तो लगता है ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ये आ जाना चाहिए करना, है ना। इसी के अथवा में आपको जो ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। अब आप यहाँ नेक्स्ट में देखिए, इन्होंने कहा सिद्ध कीजिए साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हमारे पास सर्वसम्मिका होती है, ठीक है ना, आइडेंटिटी है ये। हम क्या करेंगे, इसका क्यूब कर लेंगे, का क्यूब कर लेते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब इक्वल टू 1 का क्यूब। आपको ध्यान होगा क्या हो जाएगा, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और स्क्वायर थीटा इंटू ए प्लस बी। ये फार्मूला है, आपको ध्यान होगा। और ये 1 का क्यूब 1, आपको यहाँ ये ध्यान रखना है, फार्मूला भी लिख देता हूँ। ए प्लस बी का क्यूब किसके इक्वल होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ यूज किया है। ये क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन 6 और ये कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और आपको ये सरसमी का ध्यान होगी, ये 1 हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लेफ्ट कर देता हूँ, और इज इक्वल टू 1। बस यही प्रूव करना था, तो यहाँ इतना पूरा हो गया, हैंस प्रूव। ज्यादा आपने करना ही नहीं, केवल एक क्यूब का फार्मूला लगाना, आपको उसी के मार्क्स मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकृति में चतुर्भुज ABCD के शीर्ष A, B, C और D को केंद्र मानकर 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप खींचे गए हैं। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। In figure, area arcs have been drawn of radius 21 centimeter, each with vertices A, B, C, D of quadrilateral ABCD as centers. Find the area of shaded region. अब सिंपल सी बात है, आर कितना दिया हुआ है हमारे पास 21, और ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, और ABCD में इसने क्या बोला है कि इसको, ये आप यहाँ एंगल देख सकते हो, ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल।
अब ये देखिए हमारे पास सेक्टर्स हैं और ये θ/3 पाई r, 4 त्रिज्या खंड हो गए, तो मैंने इसलिए यहाँ है ना, और इसमें वैल्यू पुट कर देते, देखिए /1 कर देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। थीटा 90 है और पाई 22/7 r² यानी कि 21 इंटू 21। ठीक है, 90 एकम 90, इसको से कट किया, 4 से कट हो गया और 7 से काटा, ये 3 आ गया। आपके पास क्या आ जाएगा, 21 गुणा 3, और ये हमारे पास आ जाएगा 22। 22 दूनी 21 तिया 63, 63 दूनी 126 और 100 से गुना करेंगे आ जाएगा 1380 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 3+2√5 इज ए इरेशनल नंबर। हमने ये प्रूव करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, और हम ये मान लेते हैं कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, मैं लिख लेता हूं, माना +2√5 परिमेय है ना, दैट +2√5 रैशनल। ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको P/Q, ठीक, अगर इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख लें, मैं सॉल्व करता हूँ, देखो इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3Q प्लस √5Q, ठीक है, और √5Q की -3, मैंने ये 3Q इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर मैं √5 के इक्वल इसको चुनता हूँ और Q से डिवाइड कर दे। ठीक है, अब हमने क्या ध्यान रखना, हम तो कह रहे हैं रैशनल है ना, हमने ये ऊपर क्या माना है, ये रैशनल है, परिमेय संख्या है, पर ये तो हमारा यहाँ गलत हो जाएगा। क्यों, √5 एक अपरिमेय संख्या है ना, √5 इज ए रैशनल नंबर। कभी भी आपने क्या ध्यान रखना, अपरिमेय संख्या परिमेय के इक्वल हो ही नहीं सकती, है ना, संख्या अपरिमेय के इक्वल नहीं हो सकती। अगर यहाँ √5 अपरिमेय है, इसलिए 3 प्लस √5 एक अपरिमेय अपरिमेय या ये 3+2√5 इज इरेशनल। ठीक है, यही हमने यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुपद x² प्लस 1/6x-2 के शून्य ज्ञात करें और बहुपद के गुणांकों के संबंध ज्ञात करें। फाइंड द जीरो पॉलिनोमियल x² प्लस 1/6x-2 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन एंड जीरो पॉलिनोमियल। हमने यहाँ लिखना क्या है, देखिए पहले हम पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, x² प्लस 1/6x-2। अब 6 से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 से इधर मल्टीप्लाई, बस क्या आ जाएगा, 6x² प्लस x माइनस, अब 12 से 6 को गुना करा, 12 6 72, 72 के मुझे सभी फैक्टर यहाँ आने होते हैं। 24 72, 18 चौक 72, 5 पे नहीं जाएगा, 12 6 72, 8 9 72। अब मुझे यहाँ टोटल 1 चाहिए, ना प्लस करके 1 मिलेगा ना घटा के, ना इससे +1 मिलेगा, ना इससे मिलता, ना इससे मिलता, ना इससे मिलेगा, 8 और 9 से मुझे 1 मिल जाए। ठीक है, ये हमारे पास एक तरीका होता है ऑल फैक्टर्स निकाल के
का सभी का अलग अलग सम और उनका डिफरेंस निकाल के चेक कर लेते हैं, पता लग जाता है कि क्या हमने वेक्टर बना। अब हमारे पास 9x माइनस 8x माइनस 12, ये दो अलग हैं और ये दो अलग हैं। दोनों के बीच का साइन एज इट इज आता है हमेशा। यहाँ भी कोई संख्या आएगी, यहाँ भी कोई। इन दोनों में से अगर हम कॉमन निकाल लें तो हमारे पास क्या आएगा? अगर 3x कॉमन निकाल लेंगे 2x प्लस 3। अब यहाँ पर भी 2x प्लस 3 बचना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपने। और अब देखिए, यहाँ 12 था, यहाँ 3 है, हमारे पास 4 यहाँ, यानी कि 2x प्लस 3 और 3x माइनस 4 फैक्टर बन गए। और जीरो निकालने के लिए हम इसको, क्या आ गया, -3 एंड x -3। और दूसरे में क्या आ जाएगा? 3x माइनस 4 देन 3x इज ऑन। ठीक है, अब हमारे पास क्या आएगा? यहाँ देखिए, सम ऑफ जीरो, यानी कि का क्या बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और अल्फा कितना है हमारे पास? -3/2 प्लस ऑन 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको, और नीचे नीचे वाले मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 आ जाएगा। और उस तरह से अब ये देखिए, यहाँ पर अगर हम इसी को यहीं सेट कर लें, इसके बराबर हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये माइनस एक्स का गुणांक, संबंध हो गया इनका, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर एल्फा एल्फा है -3/2 और बीटा है 4/3। अगर इसको कट कर दें तो कितना आ जाएगा? कट कर दीजिए, क्या आ गया हमारे पास? -2। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास? माइनस कांस्टेंट टर्म, यानी कि अचर पद, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रकार हम यहाँ इनके संबंध भी अब बताने हैं हमने। देखिए, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 का ग्राफ बनाइए। रेखाओं और x अक्ष से बने त्रिभुजों के निर्देशांक निर्धारित करें और एक क्षेत्र छायांकित। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल और 3x प्लस y माइनस 12। Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region है, हमने उसकी शेडिंग भी करनी। आपको ग्राफ से पहले बॉक्स बनाना आना चाहिए। x माइनस वाई प्लस 1, और ग्राफ बनाने में हमने आप क्या क्या ध्यान रखना है? पहले बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स में केवल 2 वैल्यूज हमारे पास सबसे बेस्ट प्रोसेस है, x की वैल्यू, y की वैल्यू। पर x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 0 कर लेता हूँ, पास y जो है वो 1 के बराबर बराबर आ गया, 1 के बराबर। और अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू कर लेता हूँ, आप देखिए ध्यान से, तो x इज -1। प्रोसेस होता है, इसमें गलती होने का कोई चांस ही नहीं, केवल आपको वैल्यू पुट करनी आनी। अगले में देखिए, x प्लस वाई माइनस 12 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी बॉक्स बनाना है और एक बार x की वैल्यू को करना और एक बार y की वैल्यू। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 0 करता हूँ, तब 0 हो जाएगा, और 2y इज इक्वल टू, यहाँ -12 लिखे पहले, और ये आ जाएगा मेरे पास y इज इक्वल 12, y इज इक्वल, ठीक है। और इसी तरह अगर यहाँ पर मैं y की वैल्यू को
हूँ तो x की वैल्यू पास 4, अब 0 हो गया, x इज 12। हमें यहाँ ग्राफ पे ये हमारे पास x एक्सिस, x डैश, y, और इसमें हम यहाँ बिंदु लिख लेते हैं था, ये हमारे पास यहाँ है ना ओरिजिन और 1 पॉइंट आ गया एक तो, और -1 -1 x एक्सिस पर, और पॉइंट ये आ गया। ठीक, अब लाइन ड्रा करनी है यहाँ पर सबसे पहले। लाइन ड्रा करने में हम और हमारे पास लाइन आ जाएगी, लाइन पर हम यहाँ देंगे x माइनस वाई प्लस 1 की लाइन, बस 0 और 6, अब 0 के बाद यहीं पे है, ठीक है? और 6 हमने कहाँ पे लेना है देखिए, और ये 6 हमारा यहाँ पर चला जाएगा, ये थोड़ा सा आने में है, जगह की कमी रही है, ये हमारे पास बाद 4 1 2 ये हमारे पास 4 आ जाएगा, यहाँ पर लाइन बना ली, ये हमारे पास लाइन बन गई। यहाँ पर इसका नाम लिख लेते हैं x प्लस वाई माइनस। उन्होंने कहा था जो x एक्सिस है ये x एक्सिस है, और ये जो लाइंस हैं एरिए को, और इनके वर्टाइसिस भी लिखने हैं। यहाँ देखिए ये बिंदु क्या आ जाएगा, 1 2 3, पहले बिंदु का नाम तो आपको पता ही है क्या है, -1 का नाम क्या है, यहाँ आने थे, है ना? ये 3 वर्टाइसिस हो, ये हमने यहाँ, इतना काम ही है हमारा 3 मार्क्स का। देखिए एग्जामिनर ने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर भी एक अथवा में प्रश्न दिया है, अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, और साथ ही इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटकर प्राप्त संख्या का दुगुना है, संख्याएं ज्ञात करो। सम ऑफ डिजिट ऑफ इट नंबर इज 9, also 9 times the number is twice the number obtained by the reversing the order of the digits, find the, यहाँ माना इकाई का अंक लिख लेते हैं पहले, माना इकाई का अंक, let the x, दहाई का अंक टेंस प्लेस। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल 9, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। उन्होंने कहा अब संख्या बनानी है पहले, संख्या क्या बनेगी, दहाई के अंक को 10 गुना करा, इकाई का अंक जोड़, नंबर बन जाएगा, और अंक पलटने पर क्या है ना, नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर हो जाएगी, बस आपने x की जगह y और y की जगह x, ये आ जाएगी। उन्होंने कहा 9 टाइम्स द नंबर, नंबर क्या है 10x प्लस वाई, 10y प्लस x, ये नंबर है का 9 टाइम्स इक्वल है रिवर्सिंग द ऑर्डर के 22 के इक्वल है, 8 टाइम्स नहीं है, 22 है यहाँ, है ना? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 90y प्लस 9x
20x प्लस, हम ऐसे लिख लेते हैं 9x माइनस 2x प्लस 90y माइनस 2 माइनस हो जाएगा ये 1x प्लस 88y इज इक्वल, तो हम 11x से माइनस 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, क्या हो जाएगा x माइनस 8y इज इक्वल, सेकेंड इक्वेशन होगी। और हमारे पास फर्स्ट क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल, हमने दोनों को करेक्ट कर दिया, ये कट गया, माइनस 9y इज इक्वल माइनस 9 एंड y इज इक्वल माइनस 9 अपॉन 9 इज इक्वल 1, ठीक है, 1 के इक्वल आ गया। और x प्लस वाई को इसमें कर देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, देन x इज इक्वल 9 माइनस 1, 8 आ गया। नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास, संख्या क्या बन जाएगी, क्या था हमारा 10y प्लस एक्स, ये 10 इंटू 1 प्लस 8, 10 प्लस 8 18। आप आंसर को चेक कर सकते हो, 18 का 9 टाइम्स 160, और इसका रिवर्सिंग कर दो, बस करके 81 हो जाएगा, और ट्वाइस 160। तो आप अपने आंसर को चेक भी कर, आ गया हमारे पास यहाँ 18। क्वेश्चन देखते हैं, यदि त्रिभुज, कट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक वृत्त एबीसी की भुजा बीसी पर और विस्तारित भुजाओं AB और AC क्रमशः क्यू आर पर स्पर्श करता है, तो सिर्फ ए क्यू इज 1/2 प्लस सी ए प्लस ए बी। A circle touches the sides of BC of a triangle ABC at P and extended sides AB and AC at O and R, Q and R respectively. Prove that AQ is equal to half of plus CA plus AB। अब यहाँ पे इन्होंने बोला क्या है कि ट्रायंगल है इस प्रकार की, और ट्रायंगल को यहाँ पे कोई सर्कल जो टच करता है, इसके साइड्स एक्सटेंड करेंगे तब ये इसको टच करता है। एक बार फिगर बना लेते हैं साफ सी, ट्रायंगल है हमारे पास, पॉइंट पी हाँ टच करती है, यहाँ पर ये क्यू है, आर को टच। यहाँ लॉजिक क्या ध्यान रखना है, पहले हम यहाँ पहले गिवन लिख लेते हैं, क्या है हमें यहाँ वन, क्या है ट्रायंगल का स्पर्श करती है, वह क्या है, टच इज द सर्कल ट्रायंगल ए, और में क्या आ जाएगा, यहाँ दिया है हमें ए क्यू क्या करना है, हाफ ऑफ और ए बी, ओके, और और ये परिमाप के बराबर है, अर्ध परिमाप के बराबर, यहाँ proof। अब देखिए लॉजिक क्या है हमारे पास, यहाँ में क्या आ जाएगा, प्रमाण, ये स्पर्श बिंदु, एक बिंदु स्पर्श ये हो गया, और एक सी हो गया, एक ए से हो गया, यानी कि ए क्यू इज इक्वल टू ए आर स्पर्श रेखा है और दूसरे में क्या आ जाएगा, ई क्यू इज इक्वल टू ई पी, और तीसरे में सी पी इज इक्वल टू
टेंजेंट्स ऑफ द, यानी कि स्पर्श रेखाएं हैं और वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है। वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है। अगर हम त्रिभुज एबीसी का परिमाप लें, एबीसी का परिमाप के बराबर होगा ए बी प्लस प्लस ए सी, है ना, बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ए बी को एज इट इज रख लेते हैं, एज इट इज रखा। और बी आप देखेंगे कि अगर हम दो कर लें, और आप यहाँ देख पा रहे हैं बी, और इसी तरह हम ए सी के टुकड़े कर लेंगे। यहाँ हम इक्वल, हमारे पास कितने आएंगे टुकड़े, यहाँ लिखते हैं, ठीक है, प्लस ए सी है, ए सी के हमने फिर उसके टुकड़े कैसे करें, ए आर माइनस आर माइनस, अब आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है, ए बी एज इट इज, और B के बराबर है, यहाँ से यूज करना है आपने, बी क्यू के बराबर है प्लस, है ना, क्या करा, बी क्यू से शिफ्ट कर दिया, प्लस एज इट इज रहने दिया, ठीक है। और ये हमारे पास ए सी, ए आर और ए क्यू बराबर था, ए आर की जगह मैंने ए क्यू लिख दिया, और सी आर की जगह मैंने आर और पी, कट हो गए। क्या हमारा क्वेश्चन, कैसे, उन्होंने क्या बोला अब हमारे पास, अब फिगर में देखिए, में आपको क्या नजर आएगा कि बी, ए बी और बी क्यू ए क्यू के बराबर हो गया, है ना, ए बी और बी क्यू किसके बराबर हो गया, ए क्यू के प्लस ए क्यू के बराबर आ गया, कि हमने परिमाप इसके बराबर निकाल लिया। क्या लिख सकते हैं परिमाप को, हाफ ऑफ परिमाप किसके बराबर आ गया, ए बी प्लस सी प्लस ए सी बराबर टू ए क्यू, यही तो प्रूव करना था। ए क्यू जो है हाफ ऑफ ए बी प्लस बी प्लस ए सी, यही हमने यहाँ प्रूव करना था, ठीक है। बस आपने यही ध्यान रखना, जो लॉजिक है, तो हमने जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, और साथ उसको चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरसमीका सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को लागू करके हमने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 को 1 अपॉन टेन थीटा माइनस टेन थीटा, हम क्या करते हैं, इसको सारे को कॉस से डिवाइड कर देते हैं, माइनस अपॉन में साइन थीटा का, अलग अलग इसके जब हम अपॉन में करेंगे तो आप क्या देखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा, फिर साइन थीटा अपॉन कॉस प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन, ठीक है। अब साइन अपॉन कॉस किसके बराबर हो जाएगा, टेन थीटा के, माइनस 1 प्लस टेन थीटा अपॉन, नीचे वाले में भी ऐसे ही हो जाएगा, टेन थीटा प्लस 1, क्योंकि कॉस कट जाएगा, यहाँ भी कॉस कट गया था, माइनस टेन, इसको रीअरेंज करके लिख लेते, तब होगा टेन थीटा प्लस टेन थीटा, अलग लिख लिया, माइनस 1 को अलग निकाल, ठीक है, टेन थीटा माइनस टेन थीटा अलग लिखा, प्लस 1 अलग। देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेन थीटा टेन थीटा
-1 को हम सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ हमारे पास है टेन थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1 और इन टेन थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, आज जब इसको मल्टीप्लाई करा हमने तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए ये पोर्शन और मल्टीप्लाई हो जाएंगे। या प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप दोबारा लिख देता हूँ मैं आने के लिए। टेन थीटा प्लस टेन थीटा मैंने अलग कर लिया, इसमें -1 ब्रैकेट डाल दी, यहाँ पे टेन थीटा माइनस टेन थीटा। आपको समझाने के लिए यहाँ पर भी मैंने इसी तरह इसको सेट करना है। ये ऐसे लिख लेता हूँ इसको, टेन थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1 टेन थीटा माइनस टेन थीटा। अब हमने इसको जब मल्टीप्लाई करना है, ये हमारे पास ए प्लस बी और ये ए माइनस बी क्या बन जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस, और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, माइनस एज इट इज है, क्या जाएगा टेन थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन में टेन थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1 टेन थीटा टेन थीटा। आ गया होगा आप, और ऊपर देखिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सारा 1 हो जाएगा। ये हमने सर्व सभी का यूज कर लिया है ऊपर से, 1 माइनस सेकेंड थीटा, ये ब्रैकेट खोल 1 प्लस टेन थीटा हो जाएगा, और ये हमारे पास टेन थीटा प्लस टेन थीटा टेन थीटा। कैसे ध्यान रखना, टेन प्लस का यहाँ भी प्लस का, सेकेंड माइनस का यहाँ भी माइनस का, प्लस 1 यहाँ पे प्लस, कैंसिल हो जाए। हमारे पास क्या बच गया, 1 अपॉन टेन थीटा टेंजेंट थीटा। यही हम तीन तरीके हैं, आप दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये एक पतंग का जमीन से 60 मीटर ऊंची पतंग से जुड़ी अस्थायी रूप से बांधी गई, जमीन के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री, यह मानते हुए अपन नहीं है, भाई ज्ञात। बहुत इजी। A kite is flying at the height of 60 मीटर above the ground, 60 मीटर ऊंचे उड़ती है ग्राउंड से। ठीक है, the string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with ground is 60 degree. Find the length of, assuming that there is, हमने क्या है यहाँ पर लेंथ जो है फाइंड आउट करनी है। अब हमें दिया हुआ क्या है, देखिए कार का हमारे पास है, हम ए मान लेते हैं। इन ट्रायंगल ए, यहाँ पर क्या है, ये एंगल 60 डिग्री का है, और हाइट कितनी दे रखी है, कितनी, 60 मीटर। ए भी हमें दिया हुआ है, और हमारे हमने फाइंड आउट क्या करना, एसी। एसी क्या है, हाइपोटेन्यूज। क्या याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी। हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज निकालनी है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज निकालनी है। इसका मतलब हमने यहाँ साइन 60 बराबर है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। साइन 60 की वैल्यू कितनी, √3/2। परपेंडिकुलर कितना है, 6। हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी फाइंड आउट कर, मल्टीप्लाई कर देते हैं, एसी जाते हैं, और हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आ जाएगा 120 ऑन रूट, जाएगा हमारे पास इनटू, फैक्टर बनाए हमने इसके, √3 कट करेंगे, आ जाएगा हमारे अंडर
लेंथ हमारे पास जो लेंथ हो 45 अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बॉक्स में 90 डिस्क है जिनमें से 1 से 90 तक अंकित। बॉक्स कंटेन 90 डिस्क आर नंबर्ड एट 1 to 9। इसी बॉक्स में एक डिस्क यथाचित निकाली जाती है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। वाली संख्या की पूरक संख्या की और 5 से विभाजित। आपने यहाँ लिखना क्या है, देखिए संख्याएं कितनी है, यानी कि टोटल नंबर्स कितने हैं हमारे पास 90। अब सबसे पहले पूछा उन्हें 2 अंकों वाली संख्या। अब यहाँ क्या लिखना हमने, इट नंबर, अंकों संख्या। अब 2 अंकों वाली संख्या 10 से शुरू, 10 11 12 13 14 तक आ जाएंगी, है ना। और इसमें से 1 अंक वाली कितनी है, 1 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 90 में से 9 चला गया, कितनी बच गई, 80 संख्याएं हमारे पास। दो ऑफ गेटिंग नंबर, 2 अंकों वाली संख्या की प्रायिकता। निकालने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 80/90, है ना। हम नम 81 सेकंड में क्या पूछा उन्होंने, अ परफेक्ट स्क्वायर, परक संख्याएं। परफेक्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सी है, 1 4 9 25 36 60 और 81, टोटल कितनी 9। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी पूर्ण संख्या की, क्या निकालने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 90, काट दोगे तो 10। कौन सा क्वेश्चन है ये। और 5 से भाग होने वाली, 5 से भाग होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं, देखिए 5 का टेबल सारा, 5 10 15 25 35 40 45 50 55 60 65 80 80 90, 18 हो जाएंगी टोटल। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 से भाज्य है 18/90, कट कर दो कितना आ जाएगा अपॉन 5। यहाँ सेक्शन हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन है, आपने इसको ध्यान से कर, पास 5-5 अंकों के 4 प्रश्न मिलेंगे हमें। और यहाँ पर प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई के आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। The altitude of a right angle triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find other two sides. अगर दो इसकी अगले साइड हमने की फाइंड आउट करनी है। ट्रायंगल देखिए हमें किस प्रकार, ये हमें लगभग ट्रायंगल इस तरह दी हुई है और इसको मैं ए बी और सी ने क्या कहा, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि x-7 हो गया अगर इसको हम आधार को 7x मानते हैं, और करंट 13 सेंटीमीटर है। यहाँ लिख लेते हैं हम, माना त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर, ठीक है। लेट द बेस ऑफ ट्रायंगल इज x सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ ट्रायंगल, एल्टीट्यूड बोल दो इसको, हाइट बोल दो, एक ही बात है। और ये हो जाएगा x-7, यानी कि त्रिभुज की ऊंचाई या लंब कुछ भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यहाँ लगाएंगे तो क्या होगा, आपको ध्यान रखना है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और एल्टीट्यूड का स्क्वायर परपेंडिकुलर कर लीजिए, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस
x माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और इज इक्वल टू 169। कर देंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 की साइड शिफ्ट करेंगे 0 और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल, सबको 2 से डिवाइड करना है, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब 60 के हमें ऑल फैक्टर्स बनाने हैं, 3 इंटू 20, 4 इंटू 15, 5 इंटू 12 और 5 इंटू 12 पे मुझे 7 मिल जाएगा। देखिए मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये प्लस एज इट इज, यहाँ पे कुछ कॉमन आना है, यहाँ पे कुछ कॉमन आना, दोनों में सेम आना चाहिए। इन दोनों में से मैं x कॉमन निकाल दूंगा, x माइनस 12, x माइनस 12 यहाँ एज इट इज लिख दिया, यहाँ 5x था। देखिए अंदर अगर x गया तो बाहर क्या बचा, 5, यानी कि x प्लस 5 और ये x माइनस 12 बराबर, ठीक, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख लेते हैं। x प्लस 5 बराबर 0 तो x इज माइनस 5, ये पॉसिबल नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 12, क्योंकि बेस या लेंथ भी जो है वो माइनस में पॉसिबल नहीं है। इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब आधार हमारे पास कितना आ जाएगा, 12, और लंब हमारे पास आ जाएगा, आधार देखो 12 सेंटीमीटर और लंब कितना आ जाएगा, x माइनस 7 है ना, 12 माइनस 7 ये 5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी के अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या एक आयताकार आम का बाग बनाना संभव है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी हो और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि हाँ तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, माना बाग की चौड़ाई, क्या लिख लेंगे, लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, और बाग की लंबाई कितनी है, और एरिया का फार्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लंबाई गुना चौड़ाई 800, लंबाई कितनी है 2x और चौड़ाई है x, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800 और x स्क्वायर आ जाएगा 800 अपॉन 2 और x स्क्वायर आ जाएगा 400। और अगर x स्क्वायर 400 आ गया तो अगर इसका भी हम 20 का स्क्वायर कर लें, स्क्वायर के स्क्वायर कट जाएगा, x 20 आ जाएगा, तो यानी कि चौड़ाई कितनी आ जाएगी बाकी 30 मीटर और लंबाई कितनी है, नहीं, यानी कि 2 × 20 40 मीटर। ये हमारे पास यहाँ दो आंसर आए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से करेंगे तो आप इजीली कर पाओगे। देखो एक ABCD एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल टू CD है, इसके विकर्ण एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ऊपर काटते हैं हमने, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO प्रूव करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, गिवन क्या है, हमें दिया है AB इज पैरेलल टू CD, और टू प्रूव में क्या आ जाएगा, यहीं से लिखना होता है, ये आपको इस चीज के भी नंबर मिलने हैं, और ये है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, और प्रूफ में क्या आ जाएगा, प्रमाण में हमने ये देखिए एक ट्रेपीजियम यहाँ बना लिया, और इस ट्रेपीजियम में ये ABCD और CD और ये AC आपस में O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर एक लाइन ली OX, OX हमने किस प्रकार ली, OX कंस्ट्रक्शन की पैरेलल टू AB, और
आपको पता है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, इसलिए क्या हो जाएगा, ओ एक्स पैरेलल टू सी डी। इन दोनों से हमें क्या पता लग जाएगा, और ये तीनों पैरेलल होगी आपस में। ठीक है, अब हम करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थेल्स प्रमेय, अगर ओ एक्स इज पैरेलल टू ए बी है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी एक्स अपॉन सी एक्स इज इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ। ये फर्स्ट पार्ट आ गया। और दूसरी ट्रायंगल इन ट्रायंगल बी सी डी, बीसीडी में हमारे पास क्या दिया हुआ है, अगेन ओ एक्स इज पैरेलल टू सी डी। अगर ओ एक्स सी डी के पैरेलल है तो हमें यहाँ पे फिर क्या लिखना है, बी एक्स अपॉन सी एक्स इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। ये सेकंड पार्ट हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन से हम इसको इक्वल करेंगे। देखिए, फ्रॉम वन एंड, ठीक है, ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। तो इंटरचेंज कर दीजिए, इंटरचेंज करके हमें वही मिल जाएगा जो हमने प्रूव करना, ए ओ अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन, यही हमने यहाँ हेंस। ठीक है, 29वें क्वेश्चन में देखिए, एक ठोस लोहे का खंभा ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर का एक सिलेंडर है, जिसके ऊपर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर का एक सिलेंडर बना हुआ है। खंभे का द्रव्यमान ज्ञात करो यदि 1 क्यूब 8 ग्राम के बराबर हो। A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter is 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. अब आपको देखिए, यहाँ सब चीजें खुद ब खुद लिखनी है। ये मैं आपको एक फिगर समझाता हूँ। यहाँ पे इस प्रकार का ये नीचे सिलेंडर है और इसका रेडियस जो है 12 सेंटीमीटर, है ना। डायामीटर दिया था मैंने, रेडियस बता दिया, और हाइट कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके ऊपर एक और बेलन है, एक और पोल है। पोल की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और हाइट 60 सेंटीमीटर। ठीक है, मुझे सबसे पहले वॉल्यूम निकालना है इसका, खंबे का आयतन, है ना, वॉल्यूम ऑफ पोल। यहाँ पर देखिए मेरे पास एक तो पाई छोटा आर स्क्वायर छोटा एच, ये छोटे पोल का हो गया, पर पाई बड़ा आर स्क्वायर बड़ा एच, ये बड़े पोल का। पाई मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, छोटा आर मेरे पास 8 है, 60 जमा बड़ा आर मेरे पास 12 है। हाँ, पाई को एज इट इज रखता हूँ, 8 8 64 गुना 60 जमा 12 का 144 हो गया स्क्वायर, ये 220। और पाई को एज इट इज रखता हूँ, 0 6 चौका 24 का 4 अस्सी लगा दो, 36 और 2 38, ये 0 एज इट इज, 12 चौक 22 चौक 88 का 8 अस्सी लगा 8, 22 चौक 88 और 8 96 का 6 अस्सी लगा 9, 22 एकम 22 और 9 31, पाई एज इट इज। तो 8 और 4 12 का 2 हंसी लगा 1, 14 और 1 15 का 5 हंसी लगा 1, और 3 5, और ये आ जाएगा 3। अब उसके बाद देखिए, हमें यहाँ से मैं इसको ऐसे ही छोड़ता हूँ और द्रव्यमान निकालता हूँ। देखिए, खंबे का द्रव्यमान, बार बार मुझे गुना नहीं करना पड़ेगा, एक बार ही गुना करूंगा मैं। 3.14 पाई की वैल्यू रख दी, और 8 ग्राम वजन है तो इसको मैंने, ग्राम था किलोग्राम बनाने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया, इस जीरो से ये जीरो कट कर दिया, और मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं इसको। 4 दूनी 8, 5 चौका 20, 9 लगा 2, 20 और 2 22, 80 लगा 2, 12 और 2 14, ये आ गया 2 5 5 3 गुना गुना, 3 दूनी 6, 15 का 5 80 लगा 1, 16 का 6 80 लगा 1, 9 और 1 10, ये आ जाएगा 8, तो 11 13 का 3 80 लगा 1, 10 और 4 14, 15 का 5 80 लगा 1, 10 और 11 का 1 1, तो फिर 8 से मल्टीप्लाई करना, 8 8 64 का 4 से लेगा 6,
और 6 22 का 2 हंसी लगा 2, 24 और 2 26 का 6 हंसी लगा 2, 40 और 2 42 का 2 हंसी लगा 4, 8 एकम 8 और 4 12 का 2 हंसी लगा 1 88 और एक हो गया 89। ये 2 डेसिबल यहाँ पर थे और बटे में आ जाएगा हमारे पास 100। ये आ जाएगा 892.26 है। मैं 3 कर सकता हूँ, ये केजी मेरे पास यहाँ आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके अथवा में जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए। एक दवा कैप्सूल एक सिलेंडर के आकार का है जिसके प्रत्येक सिरे पर 2 अर्धगोले लगे हैं। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और कैप्सूल का व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। A medicine capsule is in the shape of cylinder with 2 hemispheres। यहाँ पे ये सिलेंडर है और इसके दोनों साइडों में हेमिस्फीयर। इस प्रकार की आकृति है। द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 14 mm है। द डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 mm। 5 mm का रेडियस कितना रह जाएगा? 2.5 इधर रह गया रेडियस और 2.5 इधर रह गया रेडियस। और बीच में जो सिलेंडर है इसका भी जो 5 mm डायमीटर दिया हुआ है, तो इसका भी रेडियस जो है हमारे पास 0.5 mm आ जाए। तो 5/2 भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब लेंथ ऑफ कैप्सूल कितनी रह जाएगी? देखिए 14 में से 2.5 ये घटा, 2.5 ये घटा, ये 9 mm रह जाएगी। सिलिंड्रिकल पार्ट है उसकी लेंथ। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम लेंथ ऑफ सिलेंडर। ठीक है, बेलन की ऊंचाई कितनी? 14 माइनस 2.5 माइनस 2.5 इज इक्वल टू 9 mm। ठीक है, और रेडियस ऑफ सिलेंडर 5/2 mm, यानी कि बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5/2। ठीक है, बेलन की ऊंचाई होगी, बेलन की त्रिज्या होगी, और अर्धगोले की त्रिज्या वो भी 5/2। ठीक है ना, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखिए हमने क्या निकालना, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? दो तरफ तो इसमें अर्धगोले हैं, यानी कि 2πr², बीच में बेलन πrh, और एक अर्धगोला तरफ। दोनों अर्धगोले जुड़ गए 4πr² और 2πrh एज इट इज। इसमें से 2πr कॉमन निकाल लेता हूँ, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। यह आ जाएगा 2r इंटू एच, 2 इंटू 22/7 RF 5/2 इज इक्वल टू 2 इंटू 5/2 प्लस एच वो है 9। ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, ये आ गया 22/7 इंटू 5 इंटू 5 और 9 14, 7 से काटा 2 आ गया, 5 दूनी 10, 20 mm² जो है इसका कैप्सूल का इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। हवा में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता का पता लगाने के लिए एक निश्चित शहर के 30 इलाकों के लिए डाटा एकत्रित किया गया है। To find out the concentration of sulfur dioxide in air, data was collected for 30 localities in a certain city and is presented below. Find out the mean concentration of sulfur dioxide। हम इसी में कर लेते हैं, अलग से टेबल नहीं बनाते। और सबसे पहले xi फाइंड आउट कर लेते हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे और उसका आधा यानी कि 0. इन दोनों को प्लस करेंगे और उसका आधा यानी कि 0.06। सब में 4 का डिफरेंस आ रहा, तो हम इसमें 4 प्लस करते चले जाएंगे। ठीक है, और ये आ जाएगा 1.8 और इसमें 4 प्लस करेंगे 2. ये हमारे पास FI दिया हुआ है, इसका भी टोटल कर लेते हैं। 4 और 9 13 और 9 22 और 4 24, 22 और 2 24, 24 और 4 26, 24 और 4 28 और 2 30। तो गुणा करा 0.08, ये FI XI आ जाएगा।
9 छिके 54 यानी कि 0.54, 10 नहा 90 यानी कि 0.90, 14 दूनी 28 ये 0.28, और 18 चौक 72 यानी कि 0.72, और 22 दूनी 44 यानी कि 0.4। प्लस कर दो, 4 और 2 6 और 8 14, और 12 26 का 6 से लेकर 2, 11 और 2 13 और 1 14 15, 15 और 5 20 और 9 32। ठीक है, अब इसको हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी कि एक्स बार निकालना हमने, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई यानी कि 0.296 अपॉन 30। अगर मैं पहले यहाँ जीरो को खत्म करना चाहूँ तो मेरे पास आ जाएगा 0.096 अपॉन 3। ना जाने की जीरो, फिर ना जाने की जीरो, और 9 तिया 27, बच गए 2 26, और 8 तिया 24, बच गए 2 20 6, यानी कि 0.0099 प्रेसिपिटेट्स पर मिली। ये हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा। अब ये सेक्शन ई है। सेक्शन ई में हमारे पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ पे है भारत मानव शक्ति की कम लागत और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन में योगदान देने वाली मजबूत तकनीकी और इंजीनियरिंग क्षमताओं के कारण प्रतिस्पर्धी विनिर्माण स्थापन है। किसी कारखाने में टीवी सेट का उत्पादन हर साल एक निश्चित संख्या में एक समान रूप से बढ़ता है। इसमें छठे वर्ष 16,000 और 9वें वर्ष 22,600 सेट उत्पादन किए जाते हैं। उपरोक्त जानकारी के अनुसार निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ टीवी का जो है वो प्रोडक्शन हो रहा है। India is a commutative manufacturing location due to the low cost of manpower and strong technical and engineering capacity, contributing to higher quality of production runs। अब उन्होंने क्या हुआ, 6 जो ईयर है उसमें हमारे पास कितना प्रोडक्शन बताया इन्होंने, 16,000, यानी कि A6 हमारे पास 16,000 दिया हुआ है। और उसके बाद इन्होंने क्या कहा, 9वें वर्ष जो प्रोडक्शन है वो कितना हो जाएगा, A9 22,600 सेट्स का। 8वें वर्ष के दौरान कितना उत्पादन हुआ हमने ये बताना है। ठीक है, हमारे पास जो A6 और A9 दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। A6 का मतलब A प्लस 5D इज इक्वल टू 16,000, और A9 का मतलब A प्लस 8D इज इक्वल टू 20,600। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कट करेंगे तो -3D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको घटा लीजिए 600, और ये माइनस माइनस से माइनस कट जाएगी, 6600 अपॉन 3 यानी कि 2000, यानी कि डी जो है हमारे पास 2200 आ जाएगा। और ए फाइंड आउट कर लेते हैं, ए प्लस 5 इंटू 2200, और ये 16,000 इसमें पुट किया मैंने पहले वाली इक्वेशन में, आप इसको समझ पा रहे होंगे। ये 11,000 आ जाएगा, और ये 16,000, और ए इज इक्वल टू 16,000 माइनस 11,000, और ए आ जाएगा मेरे पास 5,000। यानी कि पहले वर्ष में 5,000 उत्पादन हुआ। मुझे 8वें वर्ष का उत्पादन बताना है, A8 यानी कि A प्लस 7D, A 5,000 है, और 7 इंटू 2200, 5,000 एज इट इज, प्लस 154, और ये 2 जीरो, और इसमें जोड़ा हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 20,400 कितना आ जाएगा, 20,400। ये उत्पादन मेरा 8वें वर्ष का यहाँ उत्पादन आ जाएगा, जो इन्होंने यहाँ हमारे को पहला क्वेश्चन पूछा, 20,800। प्रत्येक 3 वर्षों के दौरान कुल उत्पादन कितना हुआ। अब 3 वर्ष के दौरान यानी कि थर्ड ईयर में क्या मेरे पास SN आएगा, वो मुझे फाइंड आउट करना। SN का फार्मूला लगाना, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू टी। N3 है, 3 ईयर्स है, और पहले साल में कितना उत्पादन था, 5,000 का, प्लस n-1 यानी कि 2 आ जाएगा, और डी है हमारे पास 20,100, 3/2, और ये ब्रैकेट में 10,000 प्लस 4,400, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 3/2 ना 14,400, 2 से काटा 7,200,
और 3 दूनी 6, यानी कि 21,660 जो है वो थर्ड ईयर में इन्होंने बनाए। इस वर्ष में उत्पादन 29,200 रहा, यानी कि AN 29,200 किस ईयर में रहा वो फाइंड आउट करना है। अब AN यहाँ पर हमारे पास थर्ड पार्ट में क्या आ जाएगा, AN कितना बोला इन्होंने, 29,200, 29,000, और A है हमारे पास 5,000 और D है 2,200। फार्मूला लगा लेंगे हम, A प्लस N-1 इंटू D इज इक्वल टू, ठीक है, और A आ गया हमारे पास 5,000 प्लस N-1 और इंटू D है 2,200 बराबर 29,000। N-1 एज इट इज, 2,200 एज इट इज, 29,200 में से हम 5,000 लेस कर देंगे। N-1 इसको लेस करके क्या आएगा हमारे पास 2, और ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2 बटे 2,200, 2 जीरो से 2 जीरो में कट गई, 22 से कम 22 और 22 से कम 22, यानी कि N इज इक्वल टू 11 प्लस 1 12 ईयर, यानी कि 12वें साल में इनकी प्रोडक्शन जो है वो 29,002, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि राइट द डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्शन 7th ईयर एंड द 4th ईयर। अब पहले हमें 7th ईयर का निकालना पड़ेगा और फिर 4th ईयर का, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं हम दोबारा, अब यहाँ पर 4th पार्ट में, यानी कि A7 माइनस A4, A7 क्या होगा, A प्लस 6D माइनस A4 A प्लस 3D, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा A प्लस 6D माइनस A माइनस 3D, A से A कट गया और ये क्या बच गया हमारे पास 3D, 3 इंटू 2,200 और ये आ जाएगा 6,600, यानी कि 6,600, ये डिफरेंस हमारा यहाँ रहेगा। ये हमारा 4th पार्ट हो गया, मतलब जो थर्ड का और दिया हुआ था 2 मार्क्स का ये पार्ट था, ये इजी है बल्कि इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीपीएस में पूर्व पश्चिम की ओर जाने वाली रेखाओं को अक्षांश रेखाओं के रूप में माना जाता है और उत्तर दक्षिण की ओर जाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाओं के रूप में माना जाता है। किसी स्थान का अक्षांश और देशांश उसके निर्देशांक होते हैं और दो स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र का उपयोग किया जाता है। दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी 150 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के एक परिवार ने लखनऊ से पुरी तक भुज बी और नासिक एन होते हुए एक राउंड ट्रिप की योजना बनाई, जैसा कि नीचे दिखाया गया है, यहाँ पे चित्र में दिखाया हुआ है, ठीक है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लखनऊ से भुज के बीच की दूरी, लखनऊ से भुज के बीच की दूरी, ये 2 बार लिखा गया क्वेश्चन, यहाँ पर इन्होंने 2 बार लिखा है ये, तो क्वेश्चन एक ही है, इसको एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ से। और यदि के कोटा और लखनऊ को भुज बी से जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:2 में विभाजित किया जाता हो तो के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। और थर्ड में हमने बताना है लखनऊ और नासिक और पुरी स्थानों द्वारा बनाए गए त्रिभुज के नाम बताने हैं। और उसके बाद देशांतर एक स्थान बिंदु खोजें जो बिंदुओं लखनऊ और पुरी से समान दूरी पर हो, इनका सेंटर पॉइंट इसका फाइंड आउट करना, ठीक है। हम इनके निर्देशांक पढ़ लेते हैं पहले। एन के निर्देशांक क्या आएंगे, देखिए हमारे पास 2, और उसके बाद यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 और 6 एन के निर्देशांक हो गए। और बी के निर्देशांक हो गए हमारे पास 0 और 7, और पी के निर्देशांक हो गए हमारे पास 8, 8 के बाद 1 2 3 4 5 6, 8 और 6, और एल के निर्देशांक हो जाएंगे हमारे पास 5, 5 के बाद 10, 5 और 10, ठीक है। ये निर्देशांक नीचे हम लिख लेते हैं और नीचे लिखने के बाद इसको हल, और बी, यानी कि एल और बी के वो डिस्टेंस निकालना है। एल कितना है हमारे पास 5 और 10 उसके निर्देशांक हैं, और बी के हैं हमारे पास 0 और 7। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे,
एल बी फाइंड आउट कर लेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी कि -5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, ये कितना आ जाएगा हमारे पास? √34। तो लखनऊ और भुज के बीच की दूरी कितनी आ गई हमारे पास? √34। और सेकंड पार्ट में क्या पूछा उन्होंने? कहा कि इसको 3 और रेशो में डिवाइड करना है, किसको? लखनऊ और भुज की दूरी। लखनऊ कितना है? एल क्या है हमारे पास? 5 और 10, ठीक है, 5 और 10। और दूसरा है हमारे पास यहाँ लखनऊ के साथ कोटा। कोटा को इन्होंने क्या लिया है? ये हमने यहाँ लेना है भुज, और भुज है हमारे पास बी, यानी कि 0 और 7। और रेशो में कितने में डिवाइड करना है इसको? हमने 3 रेशो। फार्मूला लगा लेते हैं, देखिए सीधा। और x1 प्लस x2, आपको ध्यान होगा मैंने फार्मूला ऐसे ही सिखाया हुआ है, यहाँ m2, यहाँ m1, m1 प्लस m2, ये y1, ये y2, 1 के साथ 2 m2, ये m1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये x1 और ये x2, y2, y1, और ये m1 और m2। m2 कितना है मेरे पास? 2, x1 है 5, प्लस x2 कितना है? 0, और m1 है मेरे पास अपॉन 3 प्लस 2, ठीक। m2 कितना है मेरे पास? 2, और y1 है 10, प्लस y2 कितना है मेरे पास? 7, और m1 है अपॉन 3 प्लस, और ये हो गया 5 दूनी 10, ये 0 बटे 5, ये आ जाएगा 20, और ये आ जाएगा 21 बटे 5, यानी कि 10 बटे 5, और ये 41 बटे 5, ये आ जाएगा मेरे पास 2 और 41 बटे 5, ये हमारे पास इसके पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में हमने ट्रायंगल का प्रकार बताना है। लखनऊ को 510 लेना है, ठीक है, और N26 है, और P हमारे पास 86। N निकाल लेते हैं, -5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 10 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, √25, और √25 का आ गया 5 यूनिट, ठीक है। और उसके बाद हम अगले में देखिए n और वो निकाल लेते हैं p, ठीक है, n और p। n में p में देखिए उसी तरह से 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस ये प्लस का स्क्वायर, यानी कि 36 स्क्वायर इक्वल टू 6। और फिर निकालना हमने pl। pl कैसे आएगा? 8 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 10 का स्क्वायर। 8 माइनस 5 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25, यानी कि 5 का स्क्वायर। अब देखिए दो साइडें इक्वल होगी, ये कौन सी त्रिभुज होगी? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बन जाएगी ये? समद्विबाहु त्रिभुज। अब नेक्स्ट में देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। रेडियो टावरों का उपयोग रेडियो और टेलीविजन सहित कई संचार सेवाओं को प्रसारित करने के लिए किया जाता है। टावर या तो स्वयं एंटीना के रूप में कार्य करेगा, या इसकी संरचना पर एक या एक से अधिक एंटीना का समर्थन करेगा। इसी तरह की अवधारणा पर एक रेडियो स्टेशन टावर दो खंडों ए और बी में बनाया गया था।
टावर को बिंदुओं से तारों द्वारा समर्थित किया गया है। टावर के आधार और बिंदु O के बीच की दूरी 36 सेंटीमीटर है। बिंदु O से खंड B के शीर्ष का कोण 30 डिग्री और खंड A के शीर्ष का कोण 45 डिग्री है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर टावर भी दिया है बना के इन्होंने टावर दिया हो, ठीक है। अब यहाँ पर इसी में जो जो प्रश्न दिए हैं उनका हम आंसर निकालते रहेंगे। इन्होंने बोला O से खंड B के शीर्ष तक तार की लंबाई क्या है। अब तार की लंबाई यहाँ पर OP है ना, क्या बोला इन्होंने। अब इस ट्रायंगल में पहले निकाल लेते हैं। इन ट्रायंगल OPB में यह 36 दिया हुआ है, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी, हमारे पास बेस दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज हमने निकालना है। तो क्या हो जाएगा, cos 30 बेस बटा हाइपोटेन्यूज। cos 30 किसके बराबर होता है, ध्यान होगा आपको, √3/2 और बेस है हमारे पास 36, हाइपोटेन्यूज का नाम है इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 36 गुना 2 बटे √3। 36 के अपने फैक्टर बना लिए, 3 गुना 12 गुना 2 बटे √3। √3 से इसको काट देंगे, क्या आ जाएगा 24 √3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पहला आंसर हमारे पास यहाँ आ गया है। अगले में क्या बोला इन्होंने, देखिए, टावर के आधार से खंड ए की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर के आधार से खंड ए की ऊंचाई यानी कि एपी फाइंड आउट करना है। तो एपी फाइंड आउट करने के लिए मुझे पूरी ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, और पूरी ट्रायंगल में देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, इन ट्रायंगल एपीओ, ठीक है। अब एपीओ में मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया हुआ है तो मैं टेंजेंट ले सकता हूँ यहाँ, टेंजेंट 45 परपेंडिकुलर बटा बेस, टेंजेंट 45 1, परपेंडिकुलर है एपी और बेस है 36। एपी मेरे पास कितना आ जाएगा, 36 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगले में क्या पूछा है इन्होंने, यहाँ पर हमने ए बी की दूरी निकालनी है। ए बी की दूरी निकालने के लिए मुझे फिर दूसरी ट्रायंगल भी यूज करनी पड़ेगी यहाँ पर, और इस ट्रायंगल में मुझे पहले बी पी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या निकालना पड़ेगा, बी पी। टेंजेंट, मैं ट्रायंगल बी पी ओ की बात कर रहा हूँ। टेंजेंट 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर बटा बेस, और टेंजेंट 30 होता है 1/√3। परपेंडिकुलर मुझे निकालना है, उसका नाम है बीपी और बेस है 36। बीपी कितना आ जाएगा, 36/√3, यानी कि 12 × 3/√3। अगर इससे कट करूंगा ये √3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 12/√3। ये ए बी निकालना है, ए बी का दूरी निकालनी है, तो ए बी कैसे निकालूंगा मैं, ए पी माइनस बी पी, और ए पी कितना है मेरे पास 36 माइनस 12/√3, कैलकुलेट कर सकते हैं। 12 कॉमन निकाल दो, अंदर आ जाएगा 3 माइनस √। अगर यहाँ 12/√3 निकालेंगे तो √3 - 1 आ जाएगा, तो एक बात है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी के और में भी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें पूछा है ट्रायंगल OPB का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। OPB का क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/2 गुना आधार गुना लंब, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल, या ऑफ ट्रायंगल ABOPB, यानी कि 1/2 आधार गुना लंब, पी 1/2, मेरे पास 36 है और बीपी हमारे पास 12/√3 है, ठीक है। कट कर लेंगे, 2 से कट किया, ये 6 आ गया, छिकम से 36 का 6, और हंसी लगा 3, 18 और 3 21 का √3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया आ जाए। ये दोस्तों हमारा यहाँ प्रश्न पत्र कंप्लीट हो जाए। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।